नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं जगबीर सिंह तथा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करेंगे आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आपने जिस उद्देश्य से ITI में दाखिला लिया है वो आपके सभी उद्देश्य पूर्ण हों। तो दोस्तों, ITI में दाखिला लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने व्यवसाय के अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी पढ़ना होता है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ हैं वो उनके व्यवसाय के साथ समायोजित कर दिए गए हैं, जबकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को जो है अलग से पढ़ना होता है और अपने व्यवसाय के साथ साथ आपको अलग से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास होना होता है। अतः आज का हमारा विषय है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इसके कौन कौन से घटक हैं तथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हमारे ITI के व्यवसाय में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तिगत गुण, क्षमताएं और व्यवहार जो किसी व्यक्ति को नौकरी पाने, नौकरी बनाए रखने और अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक होते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इन्हें हिंदी में रोजगारपरक कौशल, रोजगार योग्य कौशल या नियोजनीयता कौशल भी कहा जाता है। यानी केवल डिग्री या तकनीक ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि किसी कर्मचारी के लिए व्यवहारिक कौशल, संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमता, टीम वर्क, अनुशासन जैसी खूबियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। यह व्यक्ति को नौकरी पाने में उसकी मदद करती है और कार्यस्थल पर दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सहायक होती है। यह कौशल व्यक्ति को कैरियर ग्रोथ एवं प्रमोशन में अहम भूमिका निभाते हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ साथ एडजस्ट करने की क्षमता भी ये जो है प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मुख्य घटक कौन कौन से। देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मुख्य घटक होते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको संचार कौशल भी कहते हैं। आम भाषा में संचार कौशल का मतलब क्या होता है? वो कौशल जिसमें हम अपने विचार दूसरों को बता सकें और दूसरों के विचार समझने में हम सक्षम हों, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, साफ और प्रभावी ढंग से बोलना, लिखना और सुनना होता है। हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में विचार व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। पेशेवर ईमेल, रिपोर्ट, प्रस्तुति, जिसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, की कला भी इसके अंदर आती है। नंबर 2 है टीम वर्क। देखिए, टीम वर्क क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक कर्मचारी या अधिकारी मिलकर काम करते हैं तो उसे टीम कहते हैं या एक समूह कहते हैं। ठीक है, तो जो टीम वर्क है, ये भी टीम वर्क और सहयोग, ये भी क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे क्या होता है? एक तो समूह में काम करने की क्षमता होती है, दूसरों की राय का सम्मान करना होता है। दूसरों की राय का, मान लिया अपनी राय तो है और दूसरे कोई राय देते हैं तो उनका भी सम्मान होना चाहिए कि भाई ठीक है, इसने ये राय दी है, अब इस पर विचार करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? टीम वर्क के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करना है। अगर किसी टीम को कोई लक्ष्य दिया गया है तो उसको पूरा करने में सहयोग भी टीम करती है। ठीक है। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, यानी कि समस्या समाधान और निर्णय क्षमता। देखिए, जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन या जो है इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी हमें क्या आती हैं? प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो उन प्रॉब्लमों का सही तरीके से और सही समय पर समाधान और सही निर्णय लेना ही क्या कहलाता है?
समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता, ये भी एक कर्मचारी केंद्र होनी चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, समस्याओं का विश्लेषण करना। सबसे पहले ये देखा जाता है कि समस्या कैसी है, छोटी है, बड़ी है या कैसी भी है, उसको पहले समझा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, सही और तर्कसंगत निर्णय लेना। जो भी निर्णय लिया जाता है वो सही होना चाहिए और तर्कसंगत भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और समाधान ढूंढने की योग्यता भी कर्मचारी के अंदर होनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि उलझन में ज़्यादा पड़ जाते तो अपना धैर्य नहीं खोना होता वहाँ पर, बल्कि समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये योग्यता इसी के अंदर आती है। दूसरा है अनुकूलन और लचीलापन। नई तकनीक और वातावरण के साथ खुद को ढालने की क्षमता, ठीक है। जब देखिए हम काम करते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं तो नई नई तकनीकी जो है प्रयोग होते रहते हैं। उन नई तकनीकों और नए वातावरण के साथ अपने आप को ढालने की क्षमता भी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। ये किसके अंदर आती है, अनुकूलन और लचीलापन के अंदर। बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करना, ये भी क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मुख्य घटक के अंदर आता है। नंबर 5 पर है टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। देखिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, समय प्रबंधन, यानी कि किसी भी कार्य को एक टाइम टेबल के तहत जो है पूरा करना होता है, ठीक है, और अनुशासन में रहकर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, यानी कि समय पर कार्य को पूरा करना। प्राथमिकताओं को समझना, यानी कि जो काम पहले करने के हैं उसे पहले कीजिए और जो बाद में करने के उसे बाद में कर लिए, और जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उसको सबसे पहले प्राथमिकता आप लोगों को देनी चाहिए, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, समय प्रबंधन और अनुशासन के अंदर। कार्यस्थल पर नियमों और अनुशासनों का पालन करना। जो कार्यस्थल जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर वहाँ के नियमों और जो है अनुशासन का आप लोगों को पालन करना होता है। और नंबर 6 घटक होता है लीडरशिप स्किल। देखिए कोविड सभी कर्मचारियों के लिए सभी इंडस्ट्री ने अपना विचार बदल दिया है। पहले वो जो इंडस्ट्री और ये जो नियोक्ता था वो क्या करते थे, उनको कामगार की ज़रूरत होती थी, जबकि ये कौशल उनको नहीं चाहिए थे। लेकिन के बाद क्या हुआ कि सारी परिस्थितियाँ बदल गई। जो भी नियोक्ता है किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति करता है तो उसके अंदर ये सारे के सारे कौशल होने चाहिए, ठीक है। अब है लीडर कौशल, नेतृत्व कौशल। देखिए एक कामगार होने के साथ साथ आप लोगों के अंदर एक लीडरशिप की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि किसी काम को लेकर चलने का जो है कौशल आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, टीम को सही दिशा देना। जो अपनी टीम है उसको सही दिशा देना, यानी कि उसको ये बताना कि भाई हमने ये जो काम मिला हुआ है इस काम को हम इतने दिन में और इस तरीके से करेंगे। ये क्या होता है, टीम को दिशा देना। दूसरों को प्रेरित करना। जो दूसरे हैं उनको, जो हमारे देखिए जो समूह में काम करते हैं तो उसमें कुछ काम ज़्यादा जल्दी से कर लेते हैं, कुछ तो धीरे करते हैं, तो सभी को प्रेरित करके आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो लीडरशिप कहलाती है। जिम्मेदारी उठाना, और कोई भी कार्य है उसको ले करके क्या करना चाहिए, भाई हमारी यहाँ जिम्मेवारी है, इसको हम जल्दी करके देंगे, ठीक है। और सही निर्णय लेना, यह क्या होती है, लीडरशिप स्किल होती है। उसके बाद है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ठीक है, यानी कि नए विचार प्रस्तुत करना। जो भी हम अपनी टीम के अंदर कोई भी हमें काम दिया गया है, ठीक है, उस काम को करने के लिए हम कोई भी विचार करते हैं, लेकिन सही ढंग और दिशा पर हम विचार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नए विचार प्रस्तुत करना, अपनी टीम को बताना कि भाई जब पहले हम इस तरीके से काम करते थे अब इस तरीके से काम करके देखिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सृजनात्मक और नवाचार। इसके अलावा कार्य को बेहतर बनाने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग करना। जो पुराने तरीके हो गए हैं काम करने के, उनको छोड़कर हमने नए तरीकों को अपनाना चाहिए। उसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्म प्रबंधन और आत्मविश्वास। देखिए सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी स्थान पर नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने आत्म प्रबंधन करते हैं। आत्म प्रबंधन का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास,
खुद को बेहतर बनाना और तनाव प्रबंधन। देखिए कई बार क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर काम का अधिक बोझ होने के कारण हमारा जो है मानसिक तनाव बढ़ जाता है। वो किसके कारण होता है? कई बार क्या होता है, इसके भिन्न भिन्न कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि समय कम होता है, कई बार क्या होती है लेबर कम होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोगों का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कई तरह के होते हैं ये कार्य। तो तनाव प्रबंधन सबसे पहले क्या है, जहाँ पर भी हम जॉब या नौकरी करते हैं वहाँ पर तनाव को बिल्कुल छोड़ना चाहिए। आत्मविश्वास से अपनी बात रखनी चाहिए। कोई भी बात अगर हमने करनी है तो अपने आत्मविश्वास का मतलब क्या है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि भाई हाँ ये काम हम ये एक घंटे में करके देंगे, ठीक है। इस तरह से उसको बोलते हैं आत्मविश्वास। खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीखना चाहिए। देखिए कभी भी हमने अगर मार्केट में टिके रहना है तो सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नई नई तकनीकी जो है प्रयोग होते रहते हैं और नई नई तकनीक कार्य करने की ईजाद होती रहती है। तो प्रत्येक जो है टेक्निक को हमने सीखना चाहिए। उसके बाद एथिक्स एंड वर्क कल्चर, नैतिक और कार्य संस्कृति, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? ईमानदारी और जिम्मेवारी। जो भी हमें काम दिया गया उसको ईमानदारी से और जिम्मेवारी के साथ करना चाहिए। कार्यस्थल पर सकारात्मक रवैया, हमने अपना रवैया जो एटीट्यूड हो सकारात्मक रखना चाहिए। यानी कि हर पहलू के अंदर हमें सकारात्मकता देखनी चाहिए कि हाँ ये ठीक है हम कर देंगे इसको। संगठन के नियम और संस्कृति का पालन हमने करना चाहिए। जो हमारा संगठन बना हुआ है उसके नियमों और संस्कृति का पालन करना चाहिए, क्योंकि संगठन के अंदर भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं तो उनकी संस्कृति का भी हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब है रोजगार कौशल के लाभ। अब ये जो रोजगार कौशल के ये तो घटक थे, अब इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर अड़का सामने पहले भी बता दिया है, फिर भी चलो कंक्लूड करके आपको बताते हैं। नौकरी पाने की संभावना बढ़ाते हैं कौन? ये जो ऊपर के जो घटक थे ये 8-9, ये क्या करते हैं? ये आप लोगों को नौकरी पाने की संभावना को बढ़ाते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ। देखिए अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में सीखते हैं तो हमें चाहे नौकरी ना भी करनी हो और हम इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो नौकरी ना करने के बाद भी अगर हम उनको अपने जीवन में लागू करते हैं तो क्या होता है, हम समाज की मुख्य धारा के व्यक्ति भी कहलाएंगे। इसके इतने लाभ होते हैं, ठीक है। अब दूसरा लाभ क्या इसका? कार्य में सफल होना। ये कौशल आपको प्रभावी ढंग से काम करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं। आगे बढ़ने की संभावना को बढ़ाना। ये कौशल आपको नौकरी में पदोन्नति यानी कि आप लोगों का क्या होता है ओहदा बढ़ाने में, वेतन वृद्धि, आपका जो शुरू में जो वेतन होता है उस वेतन में इजाफा लेने के लिए भी ये आप लोगों को तैयार करते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाना। देखिए जब ये चीज़ें आपके अंदर फलित हो जाती हैं तो आप लोगों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आप इन कौशलों को विकसित करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। रोजगार कौशल को विकसित करने के तरीके कहते हैं। देखिए जो रोजगार कौशल है उसको विकसित करने के यानी कि अपने जीवन में विकसित करने के कौन कौन से तरीके हैं? पहला है शिक्षण और प्रशिक्षण, ठीक है। स्कूल कॉलेज और प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार कौशल को विकसित करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। नंबर 2 अनुभव। नौकरी और इंटर्नशिप में काम करके आप रोजगार कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। स्वशिक्षण। स्वशिक्षण का मतलब क्या होता है? सेल्फ लर्निंग। स्वशिक्षण यानी कि कोई भी चीज़ें हैं उसको खुद पढ़िए, ठीक है। किसी के जो है भरोसे मत रहिए, आप अपने अनुसार उसको पढ़ें। किताबें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करके आप रोजगार कौशल को सीख सकते हैं। अन्य कौशलों को सीखना। अपने दोस्तों, परिवार, सहयोगियों और सलाहकारों से सीखने के लिए समय निकालें। अभ्यास। अभ्यास कैसे कर सकते हैं? आप जो भी सीखते हैं उसे नियमित रूप से उसका अभ्यास करते रहें, ठीक है। अब बात आती है माइंड सेट की। माइंड सेट का मतलब क्या होता है? मानसिकता, यानी कि सोचने की शक्ति। देखिए मुख्य रूप से जो माइंड सेट है वो
4 तरह का होता है, पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है, और ग्रोथ माइंडसेट और रिजिड माइंडसेट। देखिए माइंडसेट का मतलब जैसे कि मैंने बताया मानसिकता, मानसिकता मतलब होता है सोचने का तरीका, ठीक है। देखिए जो नेगेटिव माइंडसेट होता है जिसे नकारात्मक मानसिकता कहते हैं, उसके अंदर आदमी प्रत्येक बात में हर पहलू के अंदर नकारात्मक सोचता है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर क्या होता है, उसके हर पहलू में मनुष्य क्या सोचता है, सकारात्मकता, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है, ऐसी मानसिकता है जिसमें मनुष्य अपने आप को बड़ा न मानते हुए, गलतियों को स्वीकारते हुए, जिम्मेवारी लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ माइंड सेट। जबकि रिजिड माइंड सेट क्या होता है, वो मानसिकता होती है जो अपने से ऊपर किसी को ना समझे, जो भी काम उसने बताया वही फाइनल होता है, ठीक है। और वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, और न ही वो ज़्यादा सीखने को, ठीक है। तो उसको रिजिड माइंड सेट, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, ग्रोथ माइंड सेट के साथ सेल्फ लर्नर बने, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ खुद को सीखने के लिए चुनौतियों को गले लगाने, विफलता को सीखने का अवसर मानने और निरंतर सीखने की इच्छा रखने की आवश्यकता होती है। आपको अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें और नए कौशल से न घबराएं, ठीक है। देखिए ये चीज़ें क्या होती हैं, ग्रोथ माइंडसेट खुद सीखने के लिए चुनौतियों को गले लगाने, कोई भी काम दे दिया उसको वो चुनौती मान के उसको जो है अपने गले लगा, हाँ इसको करके देंगे हम। विफलता में सीखने का अवसर मानना, इसमें क्या होता है, अगर मान ले हम किसी काम को करने में विफल भी हो गए तो उसको सीखने का अवसर मानना, न कि फेल होना, ठीक है। और निरंतर सीखने की इच्छा रखना, ठीक है। अगर मान ले हमने 1-2 बार हम फेल भी हो जाते हैं तो ये नहीं है कि भाई टूट जाना ना, बिल्कुल आगे बढ़ने की इच्छा, निरंतर सीखने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई भी कमजोरियां हैं, हम काम नहीं कर पाए, विफल हो गए उसमें किसी काम में, तो हमें अपनी कमजोरी को ढूंढना चाहिए और हाँ ये मानना चाहिए, हाँ ये हमसे ये गलती हुई वहाँ पर, इसलिए ये काम पूर्ण नहीं हुआ। उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें और नए कौशल सीखने से न घबराएं। ये नहीं सोचना ये तो मन में आवेगा नहीं, ठीक है ना। इस तरह का आप लोगों ने कोई भी मनोबल नहीं बनाना है। चुनौतियों को स्वीकार करें। विकास की मानसिकता वाले लोग चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, ठीक है। जो विकासशील मानसिकता होती है वो क्या है, चुनौतियों को क्या सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। विफलता को सीखने का अवसर माने, अगर मान लें किसी चीज़ में हम विफल हो गए तो ये मान के चलिए कि ये विकास की और एक हमारा कदम था। निरंतर सीखने की इच्छा रखें, हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखें और अपने कौशल को विकसित करने का प्रयास करें। उसके बाद क्या है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इसमें क्या क्या आती हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन्हें सुधारने का प्रयास करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। स्वस्थ रहने से आप सीखने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। नया कौशल सीखने से ना घबराएं। नया कौशल सीखने से डरने की बजाय उसे सीखने का आनंद लें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। चुनौतियां आने से भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सफलता की याद रखें। अपनी पिछली सफलताओं को याद दिलाएं और खुद को प्रेरित करें, ठीक है। प्रतिक्रिया को स्वीकारें। रचनात्मक प्रतिक्रिया से सीखें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते रहें, यानी कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आप लोगों को प्रेरणा देते रहें। ऐसे लोगों के साथ नहीं जिनका मनोबल नीचा हो। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सीखने और विकसित करने के लिए आपको प्रेरित करते रहें। निष्कर्ष, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इज इक्वल टू टेक्निकल नॉलेज प्लस क्या होता है, सॉफ्ट स्किल।
देखिए, टेक्निकल नॉलेज क्या होता है, जो हमने अपने व्यवसाय के अंदर सीखा, अपनी ट्रेड के अंदर सीखा। और सॉफ्ट स्किल क्या होता है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है, एक तो संस्कार, ठीक है, और एक आत्मज्ञान से ये उद्धृत होते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेक्निकल नॉलेज और सॉफ्ट स्किल दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इन कौशलों के बिना केवल डिग्री या तकनीकी ज्ञान से लंबे समय तक नौकरी पर टिकना मुश्किल है। इसलिए हर विद्यार्थी और नौकरी चाहने वाले को चाहिए कि वे इन कौशलों का विकास करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें